गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यानी कि सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस को कंप्लीट कर दिया था। आर्टिकल 256 टू 263 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल 245 से 255 तक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के लॉज बनाने वाले जो रिलेशन है, मतलब कितनी टेरिटरी पर कौन लॉज बनाएगा, कितने एरिया पर, मतलब टेरिटरी मतलब एरिया, कितने एरिया पर कौन लॉज बनाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर कौन लॉ बनेगा, ये सब 245 से 255 तक लिखा हुआ है। और आर्टिकल 256 से 263 तक, सॉरी 256 से 263 तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर करेगा, कितने एरिया तक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये सब लिखा हुआ है आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक ऑफ पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन एडिशन देयर आर वेरियस अदर आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू द सेम मैटर। और भी बहुत आर्टिकल है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 256 से 263 तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट की। लेकिन इनको छोड़कर और भी आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे वो आर्टिकल्स। The distribution of executive power. The executive power has been divided between the center and the states on the lines of the distribution of legislative powers, except in few cases. तो जो executive power है, मतलब लॉज को इंप्लीमेंट करने वाली पावर, वो भी डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट, मतलब वो ताकत को सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा गया है। किसने बांटा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसी लाइन्स में जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स को बांटा गया था, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, मतलब थोड़े केसों को छोड़कर जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा गया है, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर को भी बांटा गया है। लेजिस्लेटिव पावर्स को कैसे बांटा गया है? यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाएंगे। रेसिडुअरी पावर्स सेंटर के पास है। Thus, the executive powers of the center extend to whole of the India to the matters on which the parliament has the exclusive power of legislation, that is the subjects enumerated in the union list. मतलब सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पूरे इंडिया पे लागू होती है, मतलब पूरे इंडिया में सेंटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और उन मैटर्स पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जिन पर पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो लॉज बना सकती है। मतलब यूनियन लिस्ट के ऊपर पूरी अथॉरिटी जो है, पावर लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट की, यानी कि सेंटर की है। तो उन्हीं मैटर्स पर भी एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की। टू द मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। वही बात, मतलब इन जिन मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, उन्हीं मैटर्स पर सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब उस पर एग्जीक्यूशन कर सकता है सेंटर। टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। और अगर सेंटर को कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट के थ्रू भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करने की अगर जरूरत पड़ जाए तो वो कर सकता है। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू द टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट, दैट इज सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर दी गए। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के ऊपर, पार्लियामेंट लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट पर। तो जिन मैटर्स पर, जिन सब्जेक्ट्स पर आप लॉ बना सकते हैं, उन पे ही आपका एग्जीक्यूटिव पावर है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है स्टेट लिस्ट पर, तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह है स्टेट लिस्ट के ऊपर। स्टेट लिस्ट के सारे मैटर्स पर स्टेट जो है मतलब एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर सकती है। और पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट्स पर लॉ बनेगी, यानी कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, उस पर सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर सकता है। In the respect of matters on which both parliament and state legislature have the powers of legislation, that is subject enumerated in the concurrent list, the executive powers is rest with the states except when the constitutional provisions or the parliament law specifically confers it on the center। इसका क्या मतलब है? पहली चीज तो उन मैटर्स पर जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं, और ये कौन सा ऐसा मैटर है? कॉन्करेंट लिस्ट। ऑब्वियसली कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, मैटर्स पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, मतलब दोनों भी लॉज बना सकते हैं, कैपेबल है। तो उस पर जो उन मैटर्स पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट के पास है, मतलब लॉज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बनाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर, लेकिन उस पर एग्जीक्यूटिव पावर, उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट इंप्लीमेंट करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो है स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बनाते हुए कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के कोई भी मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अगर लॉ बनाने के बाद पार्लियामेंट जो है स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दे कि इस मैटर पर सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, तब वो पावर सेंटर के पास है, एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और द पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्स इट ऑन द सेंटर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक प्रोविजन या फिर पार्लियामेंट लॉ बनाते हुए ही अगर कह दे कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास होगी, तो वो ऑब्वियसली सेंटर के पास होगी, तब तक स्टेट के पास है। अगर ऐसा पार्लियामेंट ने मेंशन नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टेट के पास ही है। Therefore, a law on concurrent subject, though enacted by the parliament, is to be executed by the state, except when the constitution or the parliament has directed otherwise. For example, under the Essential Commodities Act made by the parliament on the concurrent subject, the executive powers is vested in the centers. मतलब ये कहने की बात हो रही है, वो लॉज जो concurrent लिस्ट के ऊपर बनाए गए, मतलब concurrent लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर जब लॉज बनाए जाएंगे, और भले ही वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हो, लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है? स्टेट की है। मतलब पार्लियामेंट चाहे लॉ जो है चाहे पार्लियामेंट बनाए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, उसके ऊपर उसको लॉज को इंप्लीमेंट करने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। लेकिन वो तब तक है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना दिया गया हो, या फिर पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी उसने डायरेक्ट ना किया हो। तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर अगर कोई लॉ बना देती है पार्लियामेंट, और लॉ बनाते वक्त ये स्पेसिफाई कर देती है उस लॉ में कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर की होगी, तब वो सेंटर की होगी। अगर नहीं, ऐसा पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी स्टेट की। और ऐसा एग्जांपल्स भी बहुत है। जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किस पर बनाया था? पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, और इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर की है, क्योंकि पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया था तो ये स्पेसिफाई कर दिया था कि एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास रहेगी, स्टेट के पास नहीं रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट तो वो स्टेट के पास ही रहेगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने मेंशन कर दिया तो सेंटर के पास वो आ जाएगी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की मर्जी है कि एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को देना है या नहीं देना है। ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर।
मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड 2 restrictions ऑन द executive powers of the states in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाए हैं, कुछ रुकावटें लगाई हैं किसकी एग्जीक्यूटिव पावर पर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पर। मतलब स्टेट की वो पावर जिससे वो लॉ इंप्लीमेंट करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उस पावर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, थोड़ी लिमिटेशन लगा रहा है, ताकि जो सेंटर जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में एक्सरसाइज कर सके। मतलब यहाँ सेंटर जो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को कम कर रहा है, और वो कम क्या मोटिव से कर रहा है, ताकि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बढ़ जाए। तो सेंटर इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड 2 restrictions on the executive powers of the state in order to ample scope to the center for the exercising its executive power इन एन अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर। अगर स्टेट के ऊपर आप स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो उससे स्कोप बढ़ जाएगा सेंटर के लिए, और सेंटर जो है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को बिना रुकावट अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर एक्सरसाइज करेगा। मतलब स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। और वो 2 रेस्ट्रिक्शंस क्या है, थस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे। और ये 2 लिमिटेशंस यहाँ दिए गए हैं लक्ष्मीकांत का पॉइंट ए और पॉइंट बी में है ये 2 रेस्ट्रिक्शंस। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब स्टेट जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करेगा, ये 2 पॉइंट के हिसाब से एक्सरसाइज करेगा, एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच अप्लाई इन द स्टेट। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करेगा कि वो उन लॉज के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो जो पार्लियामेंट ने बनाया। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो उस लॉ को वायलेट करे बिना, उस लॉ को छेड़े बिना जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, उसको अपनी एक्सरसाइज करनी होगी, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। मतलब पहली चीज़ तो स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि स्टेट आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करिए, ताकि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ या फिर कोई भी एक एग्जिस्टिंग लॉ जो स्टेट के अंदर अप्लाई हो रहा है उसको आप वायलेट ना करो, उसके प्रोविजंस के अगेंस्ट आप ना जाओ। और दूसरी चीज़, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के आड़े नहीं आनी चाहिए, मतलब उसके साथ इनकंसिस्टेंट, उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करनी है जैसे कि वो एक सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के साथ रुकावट में ना आए, उसके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है कि वो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्टर्ब ना करे। While the former lays down a general obligation upon the center, the later imposes specific obligation on the center not to hamper the executive power of the center। मतलब ये कह रहा है फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जनरल ऑब्लिगेशन दे रहा है स्टेट के ऊपर, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन ये कह रहा है कि सेंटर आपको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है कि वो हैम्पर ना करे, मतलब आड़े ना आए सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रायोरिटी सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को दे रहा है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को नहीं दे रहा है। In both the cases, the executive power of the center extend to giving the directions to the states as are necessary for the purpose। तो दोनों ही केसों में सेंटर के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नेसेसरी पर्पस पे। द सैंक्शन बिहाइंड दिस डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर इज कोअर्सिव, और कोअर्सिव का मतलब है यूजिंग फोर्स टू परसुएट पीपल टू डू थिंग्स दैट दे आर नॉट डूइंग और अनविलिंग टू डू। मतलब कोअर्सिव मतलब अगर सामने वाला, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए 2 लोग हैं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। तो ए पर्सन बी से कुछ काम कराना चाहता है और बी इज नॉट विलिंग टू डू दैट थिंग, बी नहीं चाहता वो काम करने के लिए। लेकिन अगर ए जो है बी को फोर्सफुली वो काम करा रहा है, फोर्सफुल उस पर फोर्स डाल रहा है, उसको कोई पनिशमेंट दे रहा है या फिर काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो हो जाएगा कोअर्सिव एलिमेंट। मतलब कोअर्सिव मतलब फोर्सफुली किसी आदमी को कोई चीज़ कराने की कोशिश कराना, मतलब सामने वाले को कोई चीज़ करने के लिए फोर्स करना। ओके, दैट इज कोअर्सिव। कोअर्सिव इन नेचर मतलब जबरदस्ती, सेंटर जो है स्टेट के साथ जबरदस्ती करके भी ये डायरेक्शन दे सकता है। थस द आर्टिकल 365 says that where an state has failed to comply with or give effect to any directions given by the center, it will be lawful for the president to hold that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on accordance with the provisions of the constitution। तो आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब कोई स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट, 28 स्टेट्स हमारे पास, स्टेट्स में से कोई भी स्टेट अगर सेंटर के डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, सेंटर के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो सिचुएशन को अपने हाथ में ले और ये कहें कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविजंस में ये बताते हैं कि सेंटर जो है स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं कोई नेसेसरी मैटर्स पर, और वो डायरेक्शन जो सेंटर स्टेट को दे रहा है, स्टेट को वो मानना ही है, वो बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर। तो सेंटर के डायरेक्शंस को ना मानने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ना मानना। तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है। इट मींस इन सच सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इंपोज इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356। तो जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लाया जा रहा है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लाई जा रही है अंडर आर्टिकल 356। तो 365 तो प्रेसिडेंट को ये ताकत दे रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है और प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाने के रिलेटेड जो बात कही है वो अंडर आर्टिकल 356 में कही गई है, लेकिन लगा सकते हैं और कब लगाएंगे, आर्टिकल 365 में लिखा हुआ है। तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगा दिया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टेट में तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को अपना रेजिग्नेशन देना होगा और या तो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी। Center directions to the state. In addition to the above 2 cases, the center is empowered to give directions to the states with regard to the exercise of their executive power in the following matters। तो
सेंटर के पास ये ताकत है कि वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि स्टेट आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इन मैटर्स पर इस तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। मतलब सेंटर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ये ताकत दी है कि वो एग्जीक्यूटिव मैटर्स पर, एग्जीक्यूटिव एरियाज पर जो सेंटर है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है और स्टेट को वो डायरेक्शन मानना ही होगा, वरना वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, दैट इज स्टेट इमरजेंसी। The constructions and maintenance of the means of communication declared to be a national or a military importance by the state। तो communications की अगर बात हो जाए तो तब और वो communication जो है national importance या फिर military importance से related है, तब सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। The measures to be taken for the protection of railways within the state, the provision of adequate facility for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to the children belonging to the linguistic minority group in the states, and drawing up and execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled tribes in the state। तो मतलब सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने में, कब कम्युनिकेशंस के मैटर पर, रेलवे को मेंटेनेंस के मैटर पर। और सेंटर जो है स्टेट को ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जो प्राइमरी स्टेज होती है, प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं उनको वो मदर टंग में दी जाए अगर वो बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है, मतलब वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसकी लैंग्वेज जो है वो माइनॉरिटी है, बहुत कम लोग वो लैंग्वेज बात करते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन होती है वो बेसिक एजुकेशन होती है, तो बच्चे को समझने में आसानी हो, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चों को उसकी लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग में ही दी जाए। और दूसरी चीज़, जब वेलफेयर की बात आ जाए, शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर की, मतलब ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पीपल की अगर वेलफेयर की बात आ जाए, तभी भी सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। द कोर्सिव सैंक्शन बिहाइंड द सेंट्रल डायरेक्शन आर्टिकल 365 मेंशन्ड अबव इज आल्सो एप्लीकेबल इन दिस केसेस। मतलब ऊपर हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 365, ये है आर्टिकल 365 की अगर स्टेट जो है वो डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दी, स्टेट उन डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, तो प्रेसिडेंट के लिए ये लॉफुल होगा कि वो सिचुएशन को अपने हाथ में ले ले और ये कहे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को नहीं मान रही है, सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356 अंडर आर्टिकल 356 लगा सकते हैं, जो स्टेट इमरजेंसी और वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर या तो डिसॉल्व हो जाएगी या फिर सस्पेंड हो जाएगी। और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ऊपर दिए गए मैटर्स पर भी अप्लाई होती है। और ये कोर्सिव सैंक्शन है, मतलब सेंटर के पास ये ताकत है कि वो फोर्सफुली स्टेट गवर्नमेंट से ये काम कराए, अपने डायरेक्शंस को फुलफिल कराए। तो कोर्सिव का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब फोर्सफुली कोई किसी सामने वाले से कोई चीज़ कराना जो वो नहीं करना चाहता है, फोर्सफुली उसको फोर्स करके ज़बरदस्ती करके उससे वो काम करवाना, तो दैट इज कोर्सिव एलिमेंट। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज रिजिड, कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर कैनॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट्स एंड अ सिंगल स्टेट कैनॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब लॉज बनाने की ताकत जो है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड की गई है और वो रिजिड है, मतलब ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन हुआ है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, रिजिड है, मतलब चेंज करना बहुत हार्ड है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी है सेंटर को कुछ मैटर्स पर लॉज बनाने के लिए, स्टेट को कुछ मैटर्स पर लॉ बनाने के लिए, और ये जो डिवीजन है ना इसको चेंज करना मुश्किल है। कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर कैनॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट्स, मतलब सेंटर, और यहाँ पे सेंटर से मुराद है पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट लॉज बना सकता है यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो ये जो पावर है पार्लियामेंट की वो स्टेट्स को नहीं दे सकता, मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो यूनियन लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बना सकता है, और ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बनाने की ताकत जो है वो स्टेट को नहीं दे सकता। इवन एक रेजोल्यूशन पास करके भी पार्लियामेंट अपनी पावर उसको नहीं दे सकता, वो पार्लियामेंट की ही पावर है, उसके पास ही रहेगी, अगर पार्लियामेंट चाहता है तो भी वो नहीं दे सकता। एंड अ सिंगल स्टेट कैनॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। हमने ऑलरेडी इससे पहले पढ़ा था 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगा, मतलब स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। कौन से 5 केसेस थे वो? एक तो राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करेगा, दूसरा जब नेशनल इमरजेंसी होगी, रेसिडेंट रूल होगा, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है, या फिर स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे क्लॉज क्या था? व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट हैव पास द रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनैक्ट द लॉज ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, मतलब जब 2 स्टेट, मिनिमम 2 स्टेट या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे तभी पार्लियामेंट जो है लॉज बनाएगी स्टेट के सब्जेक्ट्स पर। एक सिंगल स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकता, यही पॉइंट यहाँ बताया गया है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर, जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट स्टेट को नहीं दे सकता, अगर पार्लियामेंट देना चाहता है तो भी नहीं दे सकता, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट को अपनी लेजिस्लेटिव पावर दे सकती है, वो अपनी पावर सौंप सकती है 2 तरीकों से, या तो जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देगा या तो स्टेट जो है खुद से रिक्वेस्ट कर देंगे, या फिर लेकिन यहाँ पे दूसरे केस में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को रिक्वेस्ट करना होगा। और नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में तो सेंटर खुद ही ले लेता है पावर, नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल में सेंटर इंपोज करता है और सेंटर इंपोज करके वो सामने से ले लेता है स्टेट की पावर, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर। द डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये तो हो गई लेजिस्लेटिव पावर की बात। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन जनरल फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो जनरली देखा जाए, अब तक मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स का थोड़ा बहुत क्लियरिटी दे दी है कि जो मैटर्स पर लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है वही मैटर्स पर एग्जीक्यूटिव पावर को भी डिवाइड किया गया है। मतलब यूनियन लिस्ट पे लॉ सेंटर बनाएगा, उस पर एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंटर की है, स्टेट लिस्ट पर लॉ स्टेट बनाएगा और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट लिस्ट के पास है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पर पावर स्टेट के पास है, तब तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट स्पेसिफिकली लॉ बनाते वक्त ये मेंशन ना कर दे कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंटर के पास रहेगी। बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करना काम स्टेट का ही है। कॉन्करेंट लिस्ट पर भी लॉज पार्लियामेंट अगर बनाती है तो उस लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट का ही है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास ही है।
बट सच रिजिड डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव स्फीयर में लीड टू द ओकेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। लेकिन अगर ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब लॉस को इंप्लीमेंट करने की जो ताकत है, अगर ये भी रिजिड हो जाए, मतलब चेंज ना हो, इसको अगर आप बदल ना सको, एक दूसरे की पावर एक दूसरे को ना दे सको, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिजिडिटी एंड अवॉइड द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। मतलब इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये ऐसा एक प्रोविजन देता है जहाँ पे इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन हो, मतलब सेंटर जो है वो अपनी थोड़ी एग्जीक्यूटिव पावर लॉज बना के स्टेट को दे सकता है, स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को दे सकता है। ज़्यादातर केसेस में सेंटर जो है, अगर जब तक वो लॉ कोई इंपॉर्टेंट ना हो, नेशनल इंपॉर्टेंट का ना हो, तो पार्लियामेंट जो है स्टेट को ही एग्जीक्यूटिव पावर देता है। मतलब लॉज बनाएगी पार्लियामेंट, उसको इंप्लीमेंट करेंगी, उसको उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगी स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास ही रहती है इन जनरल, जब तक कोई लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। अगर वो लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंटर को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की होनी चाहिए, तब पार्लियामेंट अपने पास पावर रखेगी वो। तो एग्जीक्यूटिव पावर का जो डेलीगेशन है वो चेंज किया जा सकता है, उतना रिजिड नहीं है। लेकिन लेजिस्लेटिव पावर रिजिड है। पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने की ताकत स्टेट को कभी नहीं दे सकता। स्टेट लेजिस्लेचर भी दो ही केस में दे सकता है, जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करेगा और जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट, यहाँ पे भी दो स्टेट, एक अकेला स्टेट नहीं कह सकता, दो स्टेट खुद से रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को कोई मैटर पर लॉज बनाने की ताकत दे दे। और नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के केस में तो सेंटर खुद से ही पावर ले लेता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से पावर नहीं दे रहा है। Accordingly, the president may, with the consent of the states, entrust to the government of any executive functions of the center. Conversely, the governor of the state may, with the consent of the central government, entrust to the government any of the executive functions of the state. मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को अपना कंसेंट देकर, मतलब अपनी साइन करके कोई एक ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस नहीं, एक डिक्लेरेशन देकर प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के ऊपर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से राय लेकर जो एग्जीक्यूटिव पावर, सेंटर की कोई एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दे सकती है। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो एक बार स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेगी और सेंटर की कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब लॉस को इंप्लीमेंट करने की पावर, लॉस को इंप्लीमेंट करने का फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर का स्टेट को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके। और सेम चीज, द गवर्नर ऑफ द स्टेट में, विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंट्रस्ट टू द गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट के ऊपर, स्टेट में भी गवर्नर होता है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो सेंटर को दे सकता है। उल्टा प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेके सेंटर का कोई फंक्शन स्टेट को दे सकता है, और गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेके कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को दे सकता है। थस द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, और ये कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी होता है। दिस प्रोविजन, द पावर्स ऑफ द स्टेट टू एंट्रस्ट द फंक्शंस टू द सेंटर वाज एडेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। बिफोर द ओनली द सेंटर हैड द पावर। मतलब ये जो दूसरा प्रोविजन है जहाँ पे गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेके स्टेट की कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को दे रहा है, ये प्रोविजन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके स्टेट को ये पावर दी कि स्टेट जो है कोई भी एक फंक्शन जो है सेंटर को दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इससे पहले सिर्फ सेंटर के पास ये ताकत थी कि सेंटर जो है कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सेंटर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को देगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर रिपीट करके देखिए। The Constitution also makes a provision for the entrustment of the executive functions of the center to the state without the consent of the state, but in this case the delegation is by the parliament and not by the president. Thus the law made by the parliament on the subject matter of union list can confer the power to impose duties on the state, or authority conferring of the power imposed of the duties by the center upon a state, irrespective of the consent of the state concerned. Notably, same thing cannot be done by the state legislature. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और प्रोविजन है जहाँ पे सेंटर जो है अपना कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है स्टेट को दे सकता है बिना स्टेट की कंसेंट के, मतलब बिना स्टेट से बात किए। पहले केस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से एक बार बात कर रहा है, तब प्रेसिडेंट जो है सेंटर का कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को दे रहा है। लेकिन दूसरे केस में कॉन्स्टिट्यूशन में एक और एक प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये ताकत देता है सेंटर को कि सेंटर उसका कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है बिना स्टेट की कंसेंट के, बिना स्टेट की परमिशन के स्टेट को दे सकता है। अगर स्टेट नहीं चाह रहा है तो भी आप दे सकते हो, लेकिन ऐसे में डेलीगेशन किसको करना होगा, पूरी पार्लियामेंट को करना होगा, सारे एमपीज को मिलाकर करना होगा, प्रेसिडेंट अकेले ऐसा नहीं कर सकते। थस द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट कैन कन्फर पावर इम्पोज ऑन द स्टेट अथॉरिटी कन्फरिंग द पावर्स एंड इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर अपॉन द स्टेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट, कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है यूनियन लिस्ट के ऊपर, यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाता है और उसके ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव पावर, उसको उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर जो है वो स्टेट को दे सकता है, स्टेट को ये जिम्मेदारी दे सकता है, ये ड्यूटी दे सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि लॉ हमने बनाया है यूनियन लिस्ट के ऊपर, स्टेट आप इसको इंप्लीमेंट करिए। और यहाँ पे स्टेट की कंसेंट नहीं ली जा रही है। जब पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ पास करेगा तो स्टेट की कंसेंट नहीं लेगा, अगर प्रेसिडेंट कर रहा है ऐसा तो वो कंसेंट लेगा स्टेट की। नोटेबली द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये सेम चीज़ जो है स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो सेंटर को कोई स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर दे सकता है, वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार बात करेगा गवर्नर। तो सेंटर जो है दो तरीकों से भी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दे सकता है, पहले तो प्रेसिडेंट करेंगे, दूसरा स्टेट पार्लियामेंट के थ्रू होगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर। और सिर्फ स्टेट जो है एक ही तरीके से अपनी खुद की पावर सेंटर को दे सकता है एग्जीक्यूटिव पावर, वो सिर्फ गवर्नर के थ्रू होगा। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर एग्रीमेंट और बाय द लेजिस्लेचर। एग्रीमेंट के केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर करे, लेजिस्लेशन के केस में सिर्फ पार्लियामेंट करे, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को कोई पावर दी ही नहीं है इसमें। व्हाइल द सेंटर कैन यूज बोथ, सेंटर दो भी मेथड यूज कर सकता है। एग्रीमेंट के केस में प्रेसिडेंट जो है कंसेंट लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की और सेंटर का कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को देंगे। लेकिन लेजिस्लेशन के केस में पार्लियामेंट जो है बिना स्टेट की कंसेंट के कोई भी लॉ बनाएगी और उस लॉ को एग्जीक्यूट मतलब उसको लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट को दे देगी बिना स्टेट की कंसेंट के। लेकिन स्टेट जो है सिर्फ फर्स्ट मेथड इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, उनकी कंसेंट से कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को दे सकता है।
cooperation between the center and the state. तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सिक्योर द कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या प्रमोट करते हैं, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छी बॉन्डिंग हो सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों सही से अपनी अपनी फील्ड में फंक्शन करें और कोई भी डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना आए. इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उसमें से थोड़े नीचे दिए गए हैं. द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river और river valley. मतलब कोई भी ऐसी रिवर, कोई भी ऐसी नदी या फिर कोई भी ऐसी रिवर वैली जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटों में बहती हो, इंटरस्टेट हो, दो या दो से ज़्यादा स्टेट में बहती हो. फॉर एग्जांपल कावेरी. रिसेंटली कावेरी नहीं, यमुना जो यमुना रिवर है ना, वो रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली को प्रॉपर जो अमाउंट है वो मिल नहीं रहा है. ये यमुना जो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इन सब से बहती हुई आती है. तो ये तो अभी उतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट नहीं था, बस न्यूज़ में था ये, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल से दिया. तो अगर कोई भी लार्ज स्केल पे ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और ज़्यादातर नदियों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट के, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट को कौन हैंडल करेगा, पार्लियामेंट करेगा. पार्लियामेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जिससे डिस्प्यूट कम हो, और वो इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंटर स्टेट रिवर और इंटरस्टेट रिवर वैली. तो इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली से रिलेटेड जो भी लॉज है वो पार्लियामेंट बना सकता है जिससे डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट सॉल्व हो जाए. तो सॉल्व करने का जिम्मा पार्लियामेंट के पास है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दिया पार्लियामेंट को. द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 263 एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है अंडर आर्टिकल 263. तो 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है. तो जो लास्ट का आर्टिकल है ना हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का आर्टिकल 263, ये प्रेसिडेंट को ये ताकत देते हैं कि प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकते हैं. और इस इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होगा कि वो उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेगा, उन कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कस करेगा जो सेंटर और स्टेट के बीच में आते हैं. सच काउंसिल वाज सेटअप इन 1990. तो ऐसी काउंसिल को 1990 में सेटअप भी किया गया था. इंटरस्टेट काउंसिल उन मैटर्स पर, उन सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करेगी जो सेंटर और स्टेट के इंटरेस्ट में आते हैं, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट करती है इंटरस्टेट काउंसिल. Full faith and credit is to be given throughout the territory of India to the public acts, records, judicial proceedings of the center and every states. तो अब यहाँ पे पब्लिक एक्ट्स मतलब वो एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पब्लिक एक्ट्स या फिर रिकॉर्ड्स हो गए, कोई भी एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो गया जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक एम्प्लॉय कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, प्रोसीडिंग्स आते हैं. तो इन सब चीज़ों को, ये जो एक लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इनको फुल फेथ और क्रेडिट मतलब उस पर भरोसा किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा, उसको रेस्पेक्ट दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया. चाहे वो कोई भी प्रोसीडिंग्स हो, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन रेस्पेक्ट तो दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया. द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द purpose of constitutional provisions related to the interstate freedom of trade and commerce, but no such authority has been appointed so far. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो एक अथॉरिटी बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से जो इंटरस्टेट फ्रीडम, ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स को देखा है. मतलब दो स्टेटों के बीच में अगर ट्रेड कॉमर्स हो रहा है तो उसको देखने के लिए कोई भी एक अथॉरिटी पार्लियामेंट बना सकती है. लेकिन अब तक ऐसी कोई भी अथॉरिटी को पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है. इतना है, प्रेसिडेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल बनाई थी जो आर्टिकल 263 के अंदर 1990 में बनाई थी. All India services. Like any other federation, the center and the state also have their separate public services called central services and state services respectively. तो दुनिया के हर एक फेडरेशन में जो है सेंटर की अलग पब्लिक सर्विसेज होती है, स्टेट की अलग सर्विसेज होती है. अब फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे हम अमेरिका. फेडरल है, फेडरेशन है, ट्रूली फेडरेशन है. मतलब अमेरिका जो है स्ट्रिक्टली फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो करता है. वहाँ पे फेडरल लेवल पे अलग सर्विसेज है, फेडरल सर्विसेज वो कहते हैं, और स्टेट पे अलग सर्विसेज है, तो उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कहते हैं वो. लेकिन इंडिया में भी सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज भी है, लेकिन इसके एडिशन में ऑल इंडिया सर्विसेज है. इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFOS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. The members of these services occupy top positions or key posts under both center and the states and serve them by their terms. तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये इनके मेंबर्स जो है टॉप पोजीशन और की पोजीशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इन लोगों को रिक्रूट किया जाता है. बोथ सेंटर की जगह पे भी और स्टेट के इंपॉर्टेंट पोस्टों पे रिक्रूट किया जाता है, बट द रिक्रूट एंड ट्रेन बाय द सेंटर. लेकिन अब ऑल इंडिया सर्विसेज के जो IAS, IPS और IFOS है, इन लोगों को
टॉप पोजीशन की पोजीशन पे बिठाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टों पे जो है ड्यूटी करते हैं अपनी। सेंटर और स्टेट दोनों तरफ यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, सेंटर में भी ये पोस्टिंग होती है इनकी, स्टेट में भी पोस्टिंग होती है, लेकिन इन लोगों को रिक्रूट, इन लोगों को ट्रेन कौन करता है, इनको सेलेक्ट कौन करता है, सेंटर ही करता है, सिर्फ सेंटर करता है, और बाई थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। These services are controlled jointly by the center and the state. The ultimate control lies within the central, while the immediate control vested with the state governments. तो ये जो सर्विसेज है ये दोनों सेंटर और स्टेट जॉइंटली मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। जो अल्टीमेट कंट्रोल, लेकिन जो फाइनल कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल, ये अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेंगे, मतलब जो आईएएस आईपीएस आईएफओएस है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पोस्ट हुए हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन को अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और इमीडिएट कंट्रोल किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सो इन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनका अल्टीमेट कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन 1947 द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS was replaced by IAS, and the Indian police IP was replaced by IPS and were recognized by the constitution as the all India services। तो 1947 में ही, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में भी नहीं आया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। तो 26 नवंबर 1949, प्रीएम्बल में भी ये डेट है, 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। लेकिन इससे पहले ही 1947 में ही जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसको IAS से रिप्लेस किया गया था, इंडियन पुलिस को IPS से रिप्लेस किया गया था, और इनको जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह रिकॉग्नाइज किया था। इन 1966 द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वॉज क्रिएटेड द थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज की रिकॉग्नाइज किया गया था। द आर्टिकल 312 of the Constitution authorizes the Parliament to create new all India services on the basis of Rajya Sabha resolution to effect। तो आर्टिकल 312 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने की ताकत किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और कैसे बनाएगी वो, जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा। ईच ऑफ दिस 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवीजन अमंग द डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम ए सिंगल सर्विसेज विद द कॉमन राइट्स स्टेटस यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, इन लोगों का डिवीजन जो है अलग अलग स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये एक सिंगल सर्विस करते हैं, कॉमन राइट्स है इन लोगों के, यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे है, इन लोगों का बराबर एक स्टेटस है सबका, ऑल ओवर इंडिया इन लोगों का जो यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे है सेम रहेगा, मतलब स्केल ऑफ पे सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, स्टेटस सेम रहेगा, और कॉमन इनके पास राइट्स है। Though all India services violates the principle of federalism and the constitution by the restricting the autonomy and patronage of the states। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे फेडरेशंस में सेंटर की अलग सर्विसेज होती है, स्टेट की अलग सर्विसेज होती है। यूएसए का ही एग्जांपल देख लिए, फेडरल लेवल पे फेडरल सिविल सर्विसेज है, स्टेट लेवल पे स्टेट सिविल सर्विसेज है, लेकिन इंडिया में सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज और स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विसेज है। इनके एडिशन में भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इनको रिक्रूट और ट्रेन कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, इनका अल्टीमेट कंट्रोल भी सेंटर के पास है, सिर्फ इमीडिएट कंट्रोल स्टेट के पास है। तो यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी जो है, स्टेट की पावर जो है, स्टेट की पैट्रोनेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, कम हो रही है, इसलिए फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट अगर फेडरलिज्म के ये फैक्ट है कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ये वायलेट करें, लेकिन फिर भी इन लोगों को सपोर्ट किया गया है 3 ग्राउंड्स पर। दे आर सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड्स दैट दे हेल्प इन मेंटेनिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज स्टेट। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये बहुत हेल्प करते हैं हमें एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट में भी सेंटर में भी, क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, इन लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत टफ है, और ये जो पोस्ट पे जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना, ये बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। दे हेल्प टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इन लोगों को सेंटर ट्रेन कर रहा है, और ये पूरे जो है एक ही एकेडमी में ट्रेन होते हैं, एक ही जगह से ट्रेनिंग होती है, इनकी ट्रेनिंग साथ में होती है, और सेंटर इनको ट्रेन कर रहा है। तो इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सेम होगा, कॉमन होगा, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगे। तो अब ये अगर अलग अलग स्टेट में पोस्ट भी होते हैं तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो यूनिफॉर्मिटी होगा, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो ऑल ओवर इंडिया जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन में। दे फैसिलिटेट लियाशन, कॉर्पोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो ये हेल्प करते हैं कॉर्पोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में, और उन इश्यूज़ पर जिन पर सेंटर और स्टेट का इंटरेस्ट है उसको सही से मैनेज करते हैं ये।
While justifying the institution of All India Services in the Constituent Assembly, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड दैट, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ठहर के ये कहा कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इनका इंस्टीट्यूशन सही है, मतलब हमें ऑल इंडिया सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ऑब्जर्वेशन दिया गया है, मतलब उनका व्यू पॉइंट दिया गया है। द ड्यूअल पॉलिटी विच इज इनहेरिट इन अ फेडरल सिस्टम इज फॉलोड इन ऑल फेडरेशन बाय ए ड्यूअल सर्विसेज। तो जो ड्यूअल पॉलिटी है, मतलब दो तरीके की पॉलिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एक फेडरल सिस्टम के होने का मतलब क्या है, ड्यूअल पॉलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना और स्टेट गवर्नमेंट का होना। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होना जो है किससे फॉलोड है, ड्यूअल सर्विसेज, मतलब दो गवर्नमेंट है, दो पॉलिटी है, तो सर्विसेज भी दो होनी चाहिए, सेंट्रल की अलग सर्विसेज, स्टेट की अलग सर्विसेज। इन ऑल फेडरेशन देयर आर फेडरल सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। तो दुनिया की सारी फेडरेशन में जो फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं वहाँ पे फेडरल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज है और स्टेट सिविल सर्विसेज है। The Indian Federation, though dual polity, will have services but with one exceptions। तो जो इंडिया का जो फेडरेशन है वो भी एक ड्यूअल पॉलिटी है, उसमें भी ड्यूअल सर्विसेज होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। इट इज रिकॉग्नाइज दैट इन एवरी कंट्री देयर आर सर्टेन पोस्ट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच माइट बी कॉल्ड स्ट्रैटेजिक फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये ऑब्जर्व किया है कि हर एक कंट्री में थोड़ी सर्टेन पोस्ट ऐसी होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड है ना, उसको एक हाई लेवल रखती है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडिया में कौन सी सर्विसेज करती है वो, ऑल इंडिया सर्विसेज। देयर कैन बी नो डाउट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट हु इज अपॉइंट टू द स्ट्रैटेजिक पोस्ट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा होगा, वो एक सिविल सर्वेंट पर डिपेंड करेगा जो उस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, नो डाउट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विदाउट डिप्राइविंग द स्टेट्स ऑफ देयर राइट्स टू फॉर्म देयर ओन सिविल सर्विसेज देयर शैल बी ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्रूटेड ऑन एन ऑल इंडिया basis with common qualification with uniform scale of pay and members of which alone could be appointed to those strategic posts throughout the union, the constituent assembly debates। तो ये जो व्यू पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से लिया गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा स्टेट के पास से ये हक नहीं छीन रहा है कि स्टेट के पास उनकी खुद की सर्विसेज होगी। हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की सर्विसेज है, जैसे कि तेलंगाना में TGPSC, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो है अपनी स्टेट की सर्विसेज को रिक्रूट करता है। हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो अपने अपने सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को वो राइट दे रहा है कि वो खुद की एक सिविल सर्विसेज अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसके एडिशन में भी ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, जो ऑल इंडिया बेसिस पे जिसका कॉम्पिटिशन होगा, कॉमन क्वालिफिकेशन होगा, सेम स्केल ऑफ पे रहेगा, और इसके मेंबर्स जो है ऑल इंडिया सर्विसेज वही इन स्ट्रैटेजिक पोस्टों पे अपॉइंट किए जाएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन। इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर एज फॉलोज। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, ये देखते हैं। द चेयरमैन and the members of the state public service commission though appointed by the governor of the state can be removed only by the president। तो जो चेयरमैन होता है, हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तेलंगाना में TGPSC, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी में UPPSC है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक स्टेट MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। लेकिन जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है और इनके मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट का गवर्नर जो है स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वही अपॉइंट करता है। लेकिन इनको रिमूव कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव करेंगे। जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more states ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है 2 या 2 स्टेट्स के लिए, मतलब 2 या 2 स्टेट्स के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा, पार्लियामेंट खुद से तो नहीं करेगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट कर रहा है तो तब पार्लियामेंट करेगा। और जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स होंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इन लोगों को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट आ रहा है, सेंटर कर रहा है, तो सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कैन सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट भी करते हैं और बहुत बेहतरीन बॉडी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज के लिए। ये जो है स्टेट की अगर कुछ स्टेट को कुछ ज़रूरत है तो स्टेट को जो है वो हेल्प करेंगी, असिस्ट करेंगी, किसकी रिक्वेस्ट पे, उन स्टेट के गवर्नर की रिक्वेस्ट में। और अप्रूवल किससे लिया जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट से लिया जाएगा। द UPSC असिस्ट द स्टेट व्हेन द रिक्वेस्ट बाय 2 or more states in the framing
and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidate possesses special qualifications are required। तो यूपीएससी जो है हेल्प करेंगी, असिस्ट करेंगी स्टेट्स को। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट, एक स्टेट करेगा तो यूपीएससी नहीं कर सकती। सेम इन द केस ऑफ जब पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट करी थी स्टेट के सब्जेक्ट्स में, तब दो या दो से ज़्यादा स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर अगर रिक्वेस्ट करके रेजोल्यूशन पास करे तभी पार्लियामेंट स्टेट के उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यूपीएससी स्टेट्स को तभी असिस्ट करेंगे जब रिक्वेस्ट आएगी दो या दो से ज़्यादा स्टेट से। दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो यूपीएससी असिस्ट करेंगी उस स्टेट्स को। और उन पोस्टों के लिए जो जिसमें कैंडिडेट को एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दो द इंडिया हैज़ डुअल पॉलिटी, देयर इज़ नो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनको डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट होती है स्टेट के अपने पास, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, और एग्जीक्यूटिव भी जो है सेंटर पे होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही है, लेकिन स्टेट पे होती है अपनी स्टेट की सेपरेट स्टेट मिनिस्ट्री होती है। लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी है, जुडिशरी को सेपरेट नहीं किया गया है। यहाँ पे डुअल सिस्टम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड स्टेट हाई कोर्ट्स बिलो इट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रखा है, अलग जुडिशियल सिस्टम नहीं रखा है। एक ही इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है जिसका सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और स्टेट हाई कोर्ट जो है उसके नीचे है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। तो एक ही सिस्टम है कोर्ट का जो बोथ सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को इन्फोर्स कराता है। लेकिन यूएसए में, दूसरे फेडरल कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो फेडरल कोर्ट होती है वहाँ की सेंट्रल लेवल पे कोर्ट, वो फेडरल लॉ को एनफोर्स कराती है और स्टेट की कोर्ट स्टेट लॉ को एनफोर्स कराती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। दिस इज़ डन टू एलिमिनेट डाइवर्सिटीज़ इन द रेमेडियल प्रोसीजर। मतलब रेमेडी किसको कहते हैं? अब अगर मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, रेमेडी मतलब उसके लिए कोई सुझाव, कोई सोल्यूशन, या तो क्यूर, सुझाव या फिर सोल्यूशन, इसको कहते हैं रेमेडी। हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे, आर्टिकल 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके अंदर आप आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट को लीव करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स की रेमेडी है। तो रेमेडी जो सिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी ना हो, फ़र्क ना हो जाए, कोई चेंज, मतलब डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस, एक सेंट्रल लेवल पे अलग रेमेडी मिल रही है, स्टेट लेवल पे अलग रेमेडी मिल रही है, ऐसा ना हो। इसलिए द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। तो जो जजेस हैं स्टेट हाई कोर्ट, हर एक स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है, तो उसके जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और किससे कंसल्टेशन लेते हैं, किससे एडवाइस लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से। अब तो एट प्रेजेंट कोलेजियन सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम मतलब कोलेजियन सिस्टम के अंदर कुछ 5 से 7 जजेस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बहुत सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस कोलेजियन सिस्टम में बैठते हैं और प्रेसिडेंट को वो कुछ नाम जो है एडवाइस करते हैं कि आप इनमें से जजेस अपॉइंट करिए। प्रेसिडेंट उन्हीं को जज अपॉइंट करते हैं। अब तो कोलेजियन सिस्टम चल रहा है एट प्रेजेंट। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। और जो जजेस है हाई कोर्ट के, उनको रिमूव कौन करता है, ट्रांसफर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास ये राइट है कि वो एक ही हाई कोर्ट बना सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। और एग्जाम्पल ऐसा बहुत है किया गया है, महाराष्ट्र और गोवा का हाई कोर्ट सेम है और पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट सेम है। एक ही हाई कोर्ट है गोवा महाराष्ट्र के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए। रिलेशंस ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब एमरजेंसी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जब मैं पढ़ा रहा था कि कौन से 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एबनॉर्मल कंडीशंस में पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर पर लॉ बना सकता है। तो वही एमरजेंसीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एमरजेंसी के टाइम जो है जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं उसमें क्या फ़र्क आता है ये देखेंगे। रिलेशन सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे एमरजेंसी के दौरान ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के अंदर होती है नेशनल एमरजेंसी। असल बात देखा जाए तो एमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल्स हैं पूरे, वो एमरजेंसी से डील करते हैं। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लग गई, प्रेसिडेंट लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। मैं जब इमरजेंसी आगे आने वाले चैप्टर में इमरजेंसी का प्रोविजन डिटेल में डिस्कस है तब पूरा समझा दूंगा। अभी के लिए ये इतना समझ लीजिए कि इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाते हैं, और जब अंडर आर्टिकल 352 लगती है नेशनल इमरजेंसी, तो जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट लगा देंगे तो सेंटर के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन मतलब डायरेक्शंस देंगे स्टेट को, कोई भी स्टेट को किसी भी मैटर पे, एनी मैटर,
कोई भी मैटर पे सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है. थस द स्टेट गवर्नमेंट आर बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर दो दे आर नॉट सस्पेंडेड. इसका ये मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ जाएगी. उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन सेंटर के पूरे कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर जो डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना ही होगा. तो हमारा ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है यूनिटरी हो जाता है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन जाता है. व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356, the president can assume himself or herself the functions of the state government and the powers vested in the governor or any other executive authority in the state. तो प्रेसिडेंट रूल या फिर इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं पॉपुलरली. तो स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 दैट इज प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट ही लगाते हैं. और ये कब लगता है, जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है. मतलब स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं अंडर आर्टिकल 356. तो यहाँ पूरी ताकत, अब यहाँ नाम में ही लिखा है प्रेसिडेंट रूल, मतलब पूरी ताकत प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी. प्रेसिडेंट जो है खुद को वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस दे देंगे, सारी पावर्स दे देंगे जो एक गवर्नर के पास थी या फिर कोई भी एक स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास थी. वो सारी ताकतें किसके अंदर आ जाएंगी, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएंगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब एक तो हो गया नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, दूसरा हो गया स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 356, और एक टाइप की इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360 के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द स्टेट. मतलब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी अंडर आर्टिकल 360, तो सेंटर जो है स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है कि आप पैसों के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए, पैसे को कम खर्चा करिए. मतलब फाइनेंशियल कोई भी डायरेक्शन दे सकता है सेंटर स्टेट को, और ये भी कह सकता है कि आप सैलरीज को, अलाउंस को कम करिए उन ऑफिसर्स की जो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं. मतलब फाइनेंशियल मैटर्स पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाती है, सेंटर स्टेट को किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर डायरेक्शंस दे सकता है और स्टेट को वो मानना होगा. Other provisions. The Constitution contains the following other provisions which enables the center to exercise control over the state administration. तो Constitution के अंदर कुछ और provisions है जो सेंटर को ताकत देते हैं, और सेंटर जो है कंट्रोल किसको करता है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को. मतलब स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस सेंटर का बढ़ाने के लिए, सेंटर जो है कंट्रोल करने के लिए स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस लगाए हैं. तो अंडर आर्टिकल 355 imposes two duties on the center to protect every state against the external aggression and internal disturbance. तो पहला क्लॉज है अंडर आर्टिकल 355. आर्टिकल 355 जो है दो क्लॉजेस में डिवाइडेड है. पहला क्लॉज ये कहता है कि सेंटर के पास ये ड्यूटी है, सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर की कोई हमले से, वार से बचाएगा, और इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर इंटरनल कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रिवॉल्ट कर देता है, कोई अगर डिस्प्यूट की सिचुएशन आ गई, तो भी सेंटर के ऊपर ये ड्यूटी है. आर्टिकल 355 इम्पोजेस 2 ड्यूटीज ऑन द सेंटर. तो पहली ड्यूटी है कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट को बचाएगा. कौन बचाएगा, सेंटर बचाएगा. सेंटर के ऊपर ये जिम्मेदारी है. टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और सेंटर के ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ड्यूटी है कि हर एक स्टेट, ये देखना कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ नहीं चल रही है. तो दो ड्यूटीज़ क्या है सेंटर के ऊपर कि पहली ड्यूटी तो सेंटर जो है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा, और दूसरी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा, ये देखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो मैंने आपको बताया था गवर्नर जो है वो सेंटर अपॉइंट करता है, और गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर स्टेट में जाके काम करता है. तो गवर्नर जो है हर एक स्टेट को अपॉइंट किया जाता है. कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. इसका ये मतलब है सिंपल वर्ड्स में, प्रेसिडेंट जब चाहे तब गवर्नर को हटा सकते हैं. जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक गवर्नर जो है उनके ऑफिस में रहेंगे. मतलब कभी भी रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं प्रेसिडेंट, कभी भी उनको हटा सकते हैं उनकी पोस्ट पे से प्रेसिडेंट गवर्नर को. इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट. तो जो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, और गवर्नर जो है एक एजेंट है. किसका एजेंट है, सेंटर का, जो कहाँ काम कर रहा है, स्टेट के अंदर काम कर रहा है. तो स्टेट के अंदर काम करने वाला एजेंट है सेंटर का गवर्नर. ही और शी सबमिट्स अ पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द सेंटर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो गवर्नर जो है पीरियोडिकल रिपोर्ट, मतलब एक फ्रीक्वेंट इंटरवल टाइम, सर्टेन टाइम के बाद गवर्नर हर एक इंटरवल पे जो है एक रिपोर्ट सबमिट करता है सेंटर को, किसके रिलेटेड, कि हमारे स्टेट में ऐसा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसा ऐसा है, सब पूरी डिटेल देता है सेंटर को. द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट. तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो उनको कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, लेकिन उनको
रिमूव करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जनरली एक सीनियर लेवल आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। In addition to the above mentioned constitutional devices, there are extra constitutional devices to promote the cooperation and coordination between the center and the state. तो अब ऊपर इतने सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में सही कोऑर्डिनेशन होता है, कॉपरेशन होता है। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड constitutional devices, there are extra constitutional devices to promote the cooperation and coordination between the center and state. अब ये प्रोविजन को हटा के भी थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक्स्ट्रा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी दिए गए हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रमोट करते हैं सेंट्रल और स्टेट के। दीज इंक्लूड ए नंबर ऑफ एडवाइजरी बॉडीज एंड द कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड एट द सेंट्रल लेवल। तो इसमें क्या क्या आते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी बॉडीज आते हैं और कॉन्फ्रेंसेस मतलब मीटिंग्स, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मीटिंग्स जो सेंट्रल लेवल पे हेल्ड होती है। द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज इंक्लूडिंग नीति आयोग विच सक्सीडेड द प्लानिंग कमीशन, द National Integration Council and Central Council of Health and Family Affairs, the Central Council of Local Governance, Zonal Council, Northeastern Council, Central Council of Indian Medicine, the Central Council of Homeopathy, the Transport Development Council, University Grants Commission and so on. तो बहुत सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि ये जो बॉडीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। अब यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बनाई है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूपीएससी के लिए आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो है जो पार्लियामेंट के किसी लॉ के थ्रू बनाए गए हैं, जैसे कि नीति आयोग हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और बहुत सारे यहाँ पे नीचे ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं जो एडवाइजरी बॉडीज़ हैं लेकिन सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये द इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड आइदर एनुअली अदरवाइज फैसिलिटेट द सेंटर स्टेट कंसल्टेशन और द वाइडर रेंज ऑफ द मैटर आर एज फॉलोज। और बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, एक साल में एक बार भी होती है, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तभी भी होती है। तो एक गवर्नर्स की काउंसिल भी होती है जिनको प्रेसिडेंट हेड करते हैं, उसके हेड प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हेड करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आईजी होती है उनकी भी सेपरेट काउंसिल होती है। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस प्रेसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस की भी एक काउंसिल होती है जिनके हेड कौन होती है वो काउंसिल के, मतलब उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। वाइस चांसलर की काउंसिल होती है, होम मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है हर एक स्टेट के जिसको सेंट्रल होम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं। लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर उसको जो है प्रिसाइड करते हैं, मतलब हेड होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब पैसों से रिलेटेड सेंटर और स्टेट के क्या क्या रिलेशंस हैं। अंडर आर्टिकल 268 टू 293 ऑफ द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। सब में पहले तो हमने देखा था कि आर्टिकल 245 से 255, आर्टिकल 245 से 255 तक जो है सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस, मतलब लॉ बनाने वाले रिलेशंस है। फिर उसके बाद आर्टिकल 256 से 263 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है सेंटर और स्टेट के। अब आर्टिकल 268 से 293 तक जो है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंशियल रिलेशन, सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को डिस्कस करता है। बिसाइड दिस देयर आर अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट दो दिस टुगेदर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो इसके हटके भी और भी आर्टिकल्स है। आर्टिकल 268 293 जो पार्ट 12 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्पेसिफिकली सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से डील करते हैं। इनके अंदर जो भी है सारे फाइनेंशियल रिलेशन लिखे हुए हैं सेंटर स्टेट के। इससे हटके भी और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनको भी हम देखेंगे आगे। नीचे दिए गए हेड्स में हम इनको पढ़ सकते हैं। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, मतलब टैक्स लगाने की पावर किस किस के पास कैसी है ये बताया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द टैक्सिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फॉलोइंग वेज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है टैक्स लगाने की पावर सेंटर और स्टेट में के बीच में डिवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीचे दिए गए वेज में। द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट विच आर 13 इन नंबर। तो एंट्री 82, 83, 84, 85 ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये याद रख लीजिए कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगा सकता है जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। The state legislature has the exclusive power to levy taxes on the subjects enumerated in the state list, which are 18 in number. The entries are 45, 46%। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो टैक्स लगा सकता है उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। और ये लिस्ट कहाँ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिस्टें दी गई हैं। यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट पहली लिस्ट होती है, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट दूसरी लिस्ट होती है, स्टेट 2, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है तीसरी लिस्ट 3। There are no tax entry in the concurrent list. In other words, the concurrent jurisdiction is not available with respect to the tax legislation. इसका ये मतलब है concurrent list के अंदर जो भी subjects है, जो भी matters है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कोई भी टैक्स नहीं लगता है concurrent list के subjects पर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो 2016 में आया था। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट।
इन अदर वर्ड्स द कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट अवेलेबल इन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन, मतलब टैक्स लगाने के ऊपर, मतलब टैक्स कैसे लगाओगे आप, कोई पार्लियामेंट या फिर जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें एक लॉ पास करोगे, लॉ पास करके टैक्स लगाओगे ना, तो टैक्स का जो लेजिस्लेशन है वो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में अवेलेबल नहीं है। बट द 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, ये जो 101 अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, इसके थ्रू एक नई टैक्स रेजिम लाई गई थी, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम। तो ये याद रखिए कि 2016 का 101 अमेंडमेंट GST से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बट द 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 हैज़ मेड एन एक्सेप्शन बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने एक एक्सेप्शन ला लिया, एक स्पेशल प्रोविजन ला लिया, किसके रेस्पेक्ट में, गुड्स और सर्विस टैक्स में। दिस अमेंडमेंट हैज कन्फर्ड द कॉन्करेंट पावर अपॉन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्निंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दिस रिगार्ड द 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 इंसर्टेड आर्टिकल 246A। तो ये अमेंडमेंट ने क्या किया, कॉन्करेंट पावर दे दी, मतलब पार्लियामेंट के पास भी ये ताकत है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये ताकत है कि वो लॉज बना सकते हैं जिससे वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गवर्न कर सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। मतलब सेंटर भी गुड्स और सर्विसेज टैक्स को लगा सकती है, स्टेट भी गुड्स और सर्विसेज टैक्स को लगा सकती है। कभी अगर आप रेस्टोरेंट्स में गए होंगे तो रेस्टोरेंट्स के बिल्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा CGST, मतलब सेंटर का GST, SGST मतलब स्टेट का GST। तो सेंटर और स्टेट ऑब्वियसली दोनों के पास पावर है। 101 अमेंडमेंट एक्ट ने 2016 ने दोनों को पावर दी है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं लॉस और दोनों ही लगा सकते हैं GST को। और 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 246A। The residuary powers of taxation, that is power to impose taxes not enumerated in any of the three lists, is vested in the parliament। ऑब्वियसली बात है, जब रेसिडुअरी पावर्स, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और वो मैटर्स जो इन तीनों लिस्ट में भी नहीं आते हैं वो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, मतलब बचे कुछ सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग मैटर्स, उनके ऊपर लॉज बनाने की ताकत किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इंडिया ने पार्लियामेंट को दिया है, कनाडा में भी पार्लियामेंट को दिया गया, USA में स्टेट्स को दिया गया है, मतलब इंडिया ने सेंटर को दिया है, कनाडा ने सेंटर को दिया है रेसिडुअरी पावर्स, USA ने स्टेट्स को दिया है। और रेसिडुअरी पावर्स, टैक्स लगाने की भी रेसिडुअरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट मतलब सेंटर के पास है। वो सब्जेक्ट्स जो तीन भी लिस्टों में नहीं है उनके ऊपर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट कैन इम्पोज गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। तो इस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट ने कौन से टैक्स लगाए हैं, गिफ्ट टैक्स लगाया है, वेल्थ टैक्स लगाया है, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पावर टू लेवी, कलेक्ट टैक्स एंड द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द टैक्स सो लेविड एंड कलेक्टेड। और कॉन्स्टिट्यूशन फर्क बताता है, फर्क किसमें बताता है, पावर टू लेवी मतलब टैक्स लगाएगा कौन, कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, एंड पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ टैक्स वो लेविड एंड कलेक्टेड। और जो पैसा आ रहा है, जो प्रोसीड्स आ रहे हैं, टैक्स का जो पैसा आ रहा है उसको कैसा बांटा जाएगा, कौन उसको रखेगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, टैक्स लगाने की ताकत किसके पास है, मतलब टैक्स लगाएगा कौन, कितना टैक्स लगना चाहिए, किस पे लगना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करेगा, उस टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा, और उस टैक्स के प्रोसीडिंग्स को बांटा कैसा जाएगा, किसके पास कितना टैक्स का पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है एक बहुत ही फेमस टैक्स है। अब रिसेंटली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने 12 लाख के ब्रैकेट तक जो है इनकम टैक्स को जीरो कर दिया है, नो इनकम टैक्स पर 12 लाख, अप टू 12 लाख। तो अब ये न्यूज़ में भी बहुत था और ये लक्ष्मीकांत में भी एक एग्जांपल दिया गया है। तो जो इनकम टैक्स है वो टैक्स है जो आप अपनी इनकम, मतलब आपकी जो इनकम है, अर्निंग है, उसके ऊपर आप टैक्स भरते हो। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखिए, एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इनकम टैक्स जो है उसको लेवी इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट इट्स प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो एग्जांपल के तौर पर इनकम टैक्स को लगाता कौन है, मतलब कितना इनकम टैक्स लगाया जाएगा, किस पर लगाया जाएगा, किस पर कितना लगाया जाएगा, कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा भी या नहीं लगाया जाएगा, वो सब डिसाइड कौन करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। उन टैक्स को कलेक्ट भी कौन करेगा, सेंटर ही करेगा। लेकिन जो प्रोसीड्स आएंगे, जो पैसा आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगा, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में होगा। मतलब टैक्स लगा और लगा और कलेक्ट सेंटर कर रहा है, लेकिन उसको टैक्स को का जो पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में बांटा जा रहा है वो। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाए हैं टैक्स लगाने की पावर पे, किसके, स्टेट से। मतलब स्टेट के पास जो टैक्स लगाने की पावर है उसके ऊपर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, थोड़े लिमिट्स है, और ये लिमिट्स किसने लगाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाए हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, बट द टोटल अमाउंट of such taxes payable by a person should not exceed 2500 per annum। नोट्स एंड रेफरेंस में देखिए, ओरिजिनली दिस लिमिट वाज ओनली 250 पर एनम। द 68th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 रेज्ड इट टू द 2500 पर एनम। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्सेस लगा सकता है प्रोफेशन पर, ट्रेड पर, कॉलिंग्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर, लेकिन जो टोटल अमाउंट जो एक टैक्स पे करेगा, जो एक आदमी
अब टैक्स लगा रही है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, लेकिन जो आदमी जो पे कर रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है ना, वो 2500 2500 एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप टैक्स लगाइए, आप टैक्स लगा सकते हैं प्रोफेशन, ट्रेड्स पर, कॉलिंग्स पर, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो आदमी टैक्स पे कर रहा है ना, वो 2500 से ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए। और जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये सिर्फ 250 रुपीज़ था, लेकिन बाद में 68th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से इसको 2500 कर दिया गया है पर एनम, सालाना, और यहाँ पे पर एनम है। द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग 2 केसेस। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉज बना सकती है, वो टैक्स नहीं लगा सकती उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई, या फिर दोनों की, गुड्स की सप्लाई पे या फिर सर्विसेज की सप्लाई पे, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई पे, वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट। मतलब अब सपोज कर लीजिए ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, अब ये स्टेट की लेजिस्लेचर है, ये लॉज बना रही है, लेकिन वो लॉज नहीं बना सकती कब, जब सप्लाई टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट। मतलब जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई उस स्टेट के बाहर हो रही है, तब आप उस स्टेट की लेजिस्लेचर उस पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। वेयर द सच सप्लाई टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और जब जो सप्लाई हो रही है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रही है, तभी भी स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स तब नहीं लगा सकती जब गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो स्टेट के बाहर हो रही है, या फिर जो सप्लाई है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की तरह हो रही है। Further, the Parliament is empowered to formulate the principles for determining when a supply of goods and services or both take place outside the state in the course of import or export. These provisions are contained in the Article 286 and as amended by the 101 Amendment Act of 2016. तो ये कह रहा जा रहा है, पहली बात तो स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स नहीं लगा सकती गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर जब वो सप्लाई स्टेट के बाहर हो रही है और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की तरह हो रही है, तभी भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो उन प्रिंसिपल्स को बता सकता है, और वही प्रिंसिपल डिटरमाइन करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो है स्टेट के बाहर कब हो रही है या नहीं हो रही है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट ये बता सकती है कि कब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को स्टेट के बाहर माना जाएगा और या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये किसके पास है ताकत, ये डिटरमाइन करने की पार्लियामेंट के पास है। The state legislature can impose taxes on the consumption or sale of electricity, but no tax can be imposed on the consumption or sale of electricity which is। तो स्टेट लेजिस्लेचर, हमने जब लेजिस्लेटिव पावर्स भी पढ़ा था, लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी पढ़े थे, तब हमें ये पता था कि स्टेट गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लॉज बना सकती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो टैक्स लगा सकती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लेकिन वो टैक्स तब नहीं लगा जा सकती जब इलेक्ट्रिसिटी जो है सेंटर कंज्यूम कर रहा है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन द कंजम्पशन और द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर। आप नॉर्मल केसेस में इलेक्ट्रिसिटी की सेल पर और कंजम्पशन पर टैक्स लगा सकते हो, लेकिन आप तब टैक्स नहीं लगा सकते जब सेंटर कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को और वो उस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेची जा रही है सेंटर को, और consumed in the constructions, maintenance and operation of any railway by the center or by concerned railway company or sold to the center or the railway company for the same purpose। और आप तभी भी टैक्स नहीं लगा जा सकते जब उस इलेक्ट्रिसिटी को कोई रेलवे कंज्यूम करिए, और रेलवे जो है सेंटर के पूरे कंट्रोल के अंदर आती है। सेंटर के अंदर रेलवे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज भी सारी सेंटर ही बनाती है रेलवे से रिलेटेड। तो रेलवे, और जब इलेक्ट्रिसिटी सेंटर कंज्यूम कर रही है और सेंटर को बेची जा रही है, तब स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। नॉर्मल केसेस पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन रेस्पेक्ट of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by the parliament for regulating and developing of interstate river and river valley। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इंटरस्टेट रिवर और इंटरस्टेट रिवर वैली के ऊपर जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो अगर सपोज कर लीजिए पार्लियामेंट ने एक अथॉरिटी बनाई जो रेगुलेट कर रही है और डेवलप कर रही है कोई भी एक इंटरस्टेट रिवर को और इंटरस्टेट रिवर वैली को, तो ऐसी अथॉरिटी जब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रही है, जनरेट कर रही है, कंज्यूम कर रही है, तब जो स्टेट है उस पर, स्टेट लेजिस्लेचर है उस पर टैक्स इंपोज कर सकती है। मतलब स्टेट पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट को ये ताकत दी है कि वो एक इंटरस्टेट रिवर और इंटरस्टेट रिवर वैली का एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेगा। अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहे हैं दो स्टेट के बीच में, उसको सॉल्व भी पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट वो कैसे करेगा, पार्लियामेंट ऑब्वियसली एक अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। और अगर पार्लियामेंट ने एक अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो इलेक्ट्रिसिटी को उस
उस इंटर स्टेट रिवर वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो अगर वो अथॉरिटी उस इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली को मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट ने एक अथॉरिटी बनाई और वो अथॉरिटी वाटर को स्टोर कर रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रही है, जनरेट कर रही है, कंज्यूम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर सेल कर रही है, तो उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर जो है टैक्स इंपोज कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी established by the parliament for regulating and developing any interstate river or river valley, but such law can be effect should be reserved for the president consideration and receive his or her assent। लेकिन आप टैक्स तभी लगा सकते हो जब प्रेसिडेंट की असेंट मिले, प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन मिले, प्रेसिडेंट की साइन मिले। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के टैक्स लगाती है। लॉ एक टैक्स कब लगाया जाता है? जब कोई भी एक जो लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ बनाती है और उस लॉ के तहत टैक्स लगाया जाता है। अब जीएसटी भी जो है पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहाँ पे लॉस पास होते हैं, टैक्स लगाया जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहाँ पे एक बिल पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, वो बिल जो है गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करेगा। और बट सच लॉ इज अफेक्टेड शुड बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड रिसीव हिज और हर असेंट। और अगर पार्लियामेंट ऐसी अथॉरिटी के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसी अथॉरिटी के ऊपर जो है टैक्स इंपोज करना चाहती है जो पार्लियामेंट ने बनाई है, तो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा और प्रेसिडेंट की ही असेंट मिलनी चाहिए उस पर। गवर्नर की असेंट यहाँ वैलिड नहीं होगी और ऑब्वियसली गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख देगा जब बिल उसके पास आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स से जो पैसा आता है, टैक्स इंपोज करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंपोज कर सकती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों इंपोज कर सकते हैं टैक्सेस। और जो टैक्स का जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू आती है, जो टैक्स से जो इनकम आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 हैव इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस इन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जो 80th अमेंडमेंट है 2000 का और जो 101 अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, ये दोनों ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स से जो पैसा आएगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। किसके थ्रू? एक तो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, इन दोनों से बहुत सारे चेंजेस हुए। The 80th Amendment Act of 2000 was enacted to give effect to the recommendations of the 10th Finance Commission। तो जो 80th Amendment Act of 2000 है ये इनैक्ट किया गया था 10th Finance Commission की रिकमेंडेशंस पे। The Commission recommended that out of total income obtained from the central taxes and duties 29% should go to the states। तो ये जो 10th Finance Commission था इसकी रिकमेंडेशन पे 80th Amendment Act of 2000 पास किया गया था और ये कहा, ये कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो टोटल इनकम आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है सेंटर को, इसके थ्रू सेंटर टैक्सेस भी लगाता है, सेंटर ड्यूटीज भी लगाता है, इनके थ्रू जो टोटल इनकम आती है, जो टोटल पैसा आता है ना, उसका 29% जो है स्टेट्स को जाना चाहिए, ये कहा 10th फाइनेंस कमीशन ने। 29% should go to the states. This is known as alternative scheme of devolution and came into effect retrospectively from April 1, 1996। तो इसको ये जो 29% स्टेट को जाना चाहिए, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आई थी। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? कोई चीज़ पहले हो जाना, मतलब फ्यूचर का पहले ही कह देना, मतलब वो चीज़ जो फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाली है उससे पहले ही उसको शुरू कर देना। तो ये 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 चेंज हुआ था 2000 में, लेकिन इसको अप्रैल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 1 टू मार्च 31, तो जो 1996 का जो फाइनेंशियल ईयर था तब से ही इसको स्टार्ट कर दिया था रेट्रोस्पेक्टिवली। This amendment has brought several central taxes and duties like corporate tax, custom duties as a part with income tax, the tax on the income other than agriculture income, as far as their constitutional mandate sharing with the state is concerned. This amendment deleted the Article 272, taxes which are levied and collected by the center may be distributed between the center and the state। तो ये अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे सेंट्रल के टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गए और इनकम टैक्स। मैंने ऑलरेडी बताया था इनकम टैक्स आप अपनी इनकम के ऊपर देते हो और इनकम टैक्स वो टैक्स है जो हर एक इनकम पे लगता है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगता। एग्रीकल्चर के थ्रू जो इनकम आ रही है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। टैक्सेस इनकम टैक्स इज टैक्स अदर देन इनकम टैक्स इज द टैक्स विच यू पे ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। और इन सब के थ्रू जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी है कि आपको वो शेयर करना होगा स्टेट्स के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेट कर दिया गया कि उसको आपको शेयर करना है स्टेट्स के साथ। और इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 272 को डिलीट कर दिया। इस अमेंडमेंट ने 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 ने आर्टिकल 272 को डिलीट कर दिया। 272 का टैक्स क्या था कि वो टैक्सेस जो सेंट्रल लगा रहा है, सेंटर लगा रहा है और सेंटर कलेक्ट कर रहा है, वो मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मतलब सेंटर चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे तो ना करे, लेकिन अब ये कंपलसरी हो गया है कि सारी जो टैक्सेस और ड्यूटी से जो पैसा आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि आपको उसका 29% स्टेट के साथ शेयर करना होगा।
The 101 Amendment Act have paved the way for the introduction of new tax regime, that is goods and service tax in the country. तो 101 Amendment Act of 2000 मैंने ऑलरेडी जरी देर पहले भी आपको बताया था, इसके थ्रू एक नई टैक्स regime आई थी, goods और service tax हमारी कंट्री में. Accordingly, the amendment confer the concurrent taxing power upon the parliament and the state legislature to make the laws for levying GST on every transaction of supply of goods or services or both. तो इस अमेंडमेंट ने जो है कॉन्करेंट टैक्सेशन पावर दे दी, मतलब दोनों के पास ये पावर है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, दोनों के पास ये पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं जिससे वो लेवी मतलब जीएसटी लगा सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन पर, मतलब चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हो, उस पर जीएसटी लगा सकती है. स्टेट भी लगा सकती है, सेंटर भी लगा सकती है. यानी कि स्टेट में कौन लगाएगा, पार्लियामेंट लॉ बना के लगाएगी, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के टैक्स लगाएगी जीएसटी रिप्लेस ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज इंटेंडेड टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोवाइड फॉर ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है रिप्लेस कर दिया था. इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो आप डायरेक्टली नहीं बनते हो, अब इनकम टैक्स हो गया, ये सब वो है जो आप डायरेक्टली पे करते हो. इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो इनडायरेक्टली लिया जाता है. अब आपने कोई एक चॉकलेट खरीद लिया, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गुड्स के थ्रू लिया जाता है वो. तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया था, और वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जो यूनियन लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया था जीएसटी ने. और जीएसटी का एम क्या है, एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाई जाए गुड्स और सर्विसेज के लिए. द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सबसमिंग ऑफ वेरियस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज ऑफ एक्ट 1955, service tax, additional custom duties commonly known as countervailing duties, special additional duties of customs, central surcharge and cess so far as they are related to the supply of goods and services. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी उसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया. या फिर ये कह सकते हैं इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब मतलब अपने अंदर ले लिया जीएसटी ने. मतलब अब ये सारे टैक्सेस आपको नहीं बनकर सिर्फ एक ही टैक्स बना है, वो है जीएसटी. तो ये सारे अब तक जितने भी मैंने टैक्स बताए थे वो सारे हैं. और सेस सेस वो होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर आप जो टैक्स भरते हो वो होगा सेस. सिमिलरली अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सबसमिंग ऑफ स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स. अब ये जो ऊपर के मैंने टैक्सेस बताए थे ये सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो है स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस. सिमिलरली अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सबसमिंग द स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाती है एंटरटेनमेंट के ऊपर आप जो टैक्स भरते हो. Central sale tax levied by the center and collected by the states, octroi entry tax, purchase tax, luxury tax, taxes on lottery, betting, gambling. और मैंने आपको जब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई थी लेजिस्लेटिव रिलेशंस ऑफ स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तब मैंने बताया था कि गैम्बलिंग, थिएटर्स, फिशरीज और मार्केट्स, इन सब से रिलेटेड जो है लॉज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, ये सब. स्टेट सरचार्ज सेस इज सो फार रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए हैं, ये वो सारे टैक्सेस हैं जो लास्ट में बताया था जो स्टेट लगाती है. फर्दर द अमेंडमेंट डिलीटेड आर्टिकल 268A एंड एज वेल एज एंट्री 92 ऑफ यूनियन लिस्ट, बोथ वेर डीलिंग विद द सर्विस टैक्स. अब सर्विस टैक्स मैंने सेंटर ने लगाए हुए टैक्सेस में, मैंने अभी जरी देर पहले कहा है कि सर्विस टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंटर लगाता है, अब उसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है. तो इस अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने आर्टिकल 268A को डिलीट कर दिया है और 92C को डिलीट कर दिया है यूनियन लिस्ट के, क्योंकि वो सर्विस टैक्स से डील करते हैं. अब सर्विस टैक्स ही नहीं रहा तो आर्टिकल्स और ये का क्या फायदा, इसलिए इसको भी डिलीट कर दिया गया था. They were added earlier by the 88th Amendment Act of 2003. तो ये जो एंट्री है 92C और आर्टिकल 268 है, ये ऐड किए गए थे 88th Amendment Act of 2003 से, लेकिन 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू डिलीट कर दी गई. सर्विस टैक्स वाज लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ सेंटर एंड द स्टेट. सर्विस टैक्स वो टैक्स था जो सेंटर लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन उसको कलेक्ट और अपने पास रिजर्व मतलब बांटा जाता था सेंटर और स्टेट के बीच में. आफ्टर द अबव टू अमेंडमेंट, 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, द प्रेजेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स आर एज फॉलोज. तो ये दो अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए थे. जो टैक्स रेवेन्यू है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे. सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू और 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू. अब एट प्रेजेंट ये अमेंडमेंटों के बाद जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो नीचे दिया गया है. टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, आर्टिकल 268. आर्टिकल 268 डील करता है उस टैक्स से जो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको कलेक्ट करती है और अपने पास रखती है स्टेट गवर्नमेंट. दिस कैटेगरी इंक्लूड द स्टैम्प ड्यूटीज ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अदर्स. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं. अब ये सब जो है ये एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब इसको अगर आपको रिकॉग्नाइज कराना है गवर्नमेंट के थ्रू तो एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है. मतलब गवर्नमेंट इन सब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट स्टैम्प दे देती है तो उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट. तो वो आती है अंडर आर्टिकल 268. तो स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प मारने के लिए जो चार्जेस लगते हैं स्टेट गवर्नमेंट का हमें पे करना पड़ता है, तभी ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये
वैलिड होते हैं और कल के दिन अगर ये वायलेट हुए तो आप कोर्ट में इसको एनफोर्स करा सकते हो, मतलब कोर्ट में जाकर रेमेडी ले सकते हो। The proceeding of these duties levied within the state do not form the part of consolidated fund of India but assigned to the states। मतलब ये टैक्सेस लगाती है सेंटर, जो स्टैम्प ड्यूटीज़ है ये सेंटर लगाती है, लेकिन इनको कलेक्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टैम्प ड्यूटीज़ जो आप पे करते हो इन सब के ऊपर, ये आप किसको पे करते हो? स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हो। इसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और अपने पास इसके रिजर्व भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये जो इनकम स्टैम्प ड्यूटी से आ रही है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता ये पैसा, मतलब सेंटर के पास ये पैसा नहीं जा रहा है, ये पैसा जा रहा है स्टेट के पास। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास पैसा जाना का मतलब है सेंटर के पास पैसा जाना, लेकिन ये इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा है, ये जा रहा है स्टेट के पास। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट्स। वो टैक्सेस जो लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो उसके प्रोसीड्स, उसका पैसा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। द फॉलोइंग टैक्सेस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो नीचे दिए गए टैक्सेस, 2 टैक्सेस दिए गए हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं और ये है अंडर आर्टिकल 269। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ऑलरेडी हमने जरी देर पहले ये प्रोविजन पढ़ा था कि इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये टैक्स लगाती है और इसको कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसके पैसे स्टेट को मिलते हैं। तो वो टैक्सेस जो परचेज या फिर सेल पे लगा रहे हैं गुड्स में, न्यूज़पेपर को छोड़कर, और वो किस कोर्स में हो रहे हैं? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, मतलब 2 स्टेटों के बीच में हो रहा है वो ट्रेड। द टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। और किसी अगर गुड्स का कंसाइनमेंट हो रहा है और वो इंटरस्टेट, ऑब्वियसली मेजॉरिटी केसेस में जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स होते हैं वो इंटरस्टेट ट्रेड में ही होते हैं, ट्रेड और कॉमर्स, मतलब 2 स्टेटों के बीच में हो रहा है। द नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर असाइन्ड टू द कंसर्न स्टेट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। तो वही बात शुरू में ही ये कह दिया गया था कि ये टैक्सेस लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसके जो पैसे हैं वो मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टार्टिंग में ही टाइटल में ही है ये, और वही बात यहाँ रिपीट हो रही है कि ये जो पैसे हैं, ये जो रेवेन्यू आ रहा है इन टैक्सेस से, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनना मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाना, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल के पास ये इसके पैसा, ये जो रेवेन्यू है ये नहीं जाता है, ये जाता है कंसर्न स्टेट्स के ऊपर। और ये कैसे जाएगा, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जाएगा, वो प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उस हिसाब से पैसा जाएगा स्टेट्स के पास। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, मतलब गुड्स और सर्विस टैक्स को लगाना और गुड्स और सर्विस टैक्स को कलेक्ट करना, और कब करना? जब, और ये जीएसटी किस पर लग रहा है? उन गुड्स पर लग रहा है जो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, मतलब जब गुड्स की सप्लाई जो है, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंटरस्टेट ट्रेड में हो रही है, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है, तब जीएसटी कैसे लगा? जीएसटी कलेक्ट कैसे होगा वो देखते हैं। आर्टिकल 269 ए में है ये। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। मतलब जीएसटी उन गुड्स पर जिनकी सप्लाई इंटरस्टेट ट्रेड में हो रही है, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है, उनको लगाता है और उनको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट द टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ये जो टैक्स का पैसा है ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है, और वो कैसे डिवाइड होगा उसका तरीका भी पार्लियामेंट बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और पार्लियामेंट ये बताएगी, और किसकी रिकमेंडेशन बताएगी? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का काउंसिल होती है, उसके रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट बताती है। जीएसटी आगे है, जीएसटी काउंसिल एक नेक्स्ट पेज में ही है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्दर द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथोराइज टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द सप्लाई वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और पार्लियामेंट के पास ये भी ताकत है कि वो प्रिंसिपल बता सकती है, और वही प्रिंसिपल डिटरमाइन कर सकती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट के अंदर हो रहे हैं या इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है या नहीं। मतलब वो प्रिंसिपल जो ये बताएंगे कि इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है या नहीं, वो कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। The further the parliament is authorized to formulate the policies for determining the place of supply for which the supply of goods or services or both take place in course of interstate trade or commerce. टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब वो टैक्सेस जो लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर्ड इन द यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब इसके अंदर वो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ आ जाते हैं जो यूनियन लिस्ट में है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यूनियन लिस्ट के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए टाइटल में ही लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन जिससे जो पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 270 इस कैटेगरी में वो सारे टैक्सेस आ जाते हैं, वो सारे ड्यूटीज़ आते हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर है। लेकिन एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रिफर्ड इनटू आर्टिकल 268, 269 और 269A। मतलब 268 हमने ए में पढ़ा था, 269 बी में पढ़ा था, और 269A सी में पढ़ा था। ये ऊपर अभी जरी देर पहले हमने पढ़ा है ना, वही टैक्सेस की बात हो रही है। मतलब जीएसटी इंटरस्टेट ट्रेड में, और वो टैक्सेस जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज़ हो गया, टैक्सेस, और वो गुड्स और सर्विसेज जो इंटरस्टेट ट्रेड में हो रहे हैं, या फिर कंसाइनमेंट ऑफ गुड हो रहा है इंटरस्टेट ट्रेड में,
तो उन सब की बात हो रही है। सरचार्जेस एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर टू द आर्टिकल 271 मेंशन्ड बिलो। तो सरचार्ज मतलब वो टैक्स के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उसको सरचार्ज कहते हैं, और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एंड सेज लेविड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ दिस टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और इन ये जो ऊपर 3 टैक्सेस दिए गए हैं ना, ये एक्सेप्शन है, और इनका जो पैसा आ रहा है, इनके जो रेवेन्यू आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसको कौन बताएंगे? प्रेसिडेंट बताएंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर, मतलब सरचार्जेस मैंने ऑलरेडी बताया था, वो टैक्स जो टैक्स के ऊपर लगा है, टैक्स ऑन टैक्स इज सरचार्ज। और ड्यूटीज जो सेंटर के लिए है, आर्टिकल 271, पार्लियामेंट कैन एनी टाइम लेवी द सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर टू इन आर्टिकल 269 एंड 270 मेंशन अबव। अब ऊपर ही बताया गया था आर्टिकल 269 और 270 के ऊपर जो है पार्लियामेंट किसी भी टाइम सरचार्ज लगा सकती है। टैक्सेस के ऊपर सरचार्ज लगता है, ड्यूटीज के ऊपर सरचार्ज लगता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया तो उसको सरचार्ज कहते हैं। द प्रोसीड्स फॉर such surcharge go to the center exclusively. In other words, the state have no share in the surcharge. एक चीज़ याद रखिए, सरचार्ज कभी भी पार्लियामेंट लगाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और उसका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, अकेले जाता है, और स्टेट को कोई भी शेयर नहीं मिलता है सरचार्ज में, मतलब सरचार्ज का पैसा स्टेट के साथ बांटा नहीं जाता है। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट हैव नो शेयर इन द सरचार्ज। However, the GST is exempted from the surcharge. In other words, the surcharge cannot be imposed on GST. और सरचार्ज से रिलेटेड 3 चीज़ें आप याद रखिए। सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यानी कि पार्लियामेंट लगाती है, और किसी भी वक्त वो लगा सकती है। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी टाइम सरचार्ज लगा सकती है, कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटीज़ पर। दूसरी चीज़, GST को सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। तीसरी चीज़, सरचार्ज से जो भी पैसा आता है वो स्टेट्स के साथ बांटा नहीं जाता है। सरचार्ज का पूरा पैसा, पूरा रेवेन्यू सेंटर अकेले इस्तेमाल करती है, सेंटर के पास ही जाता है वो सारा पैसा। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, मतलब वो टैक्सेस जो लगा भी रही है, कलेक्ट भी कर रही है, और उसको अपने पास रख रही है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्सेस को इम्पोज कर रही है, उसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही रही है, और उसके पैसे जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी स्टेट के पास ही जा रहा है। दीज आर द टैक्सेस बिलोंगिंग इन टू द स्टेट्स एक्सक्लूसिवली, मतलब ये टैक्सेस उन मैटर्स पे जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं स्पेसिफिकली, तो वो टैक्सेस जो स्टेट्स को एक्सक्लूसिवली, मतलब अकेले स्टेट्स को ही बिलोंग करते हैं। दे आर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड आर 18 इन नंबर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूनियन लिस्ट के ऊपर जो भी टैक्स है वो लगाएगी यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के सारे मैटर्स पर, सारे सब्जेक्ट्स पर, स्टेट लिस्ट के सारे मैटर्स, सारे सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और कॉन्करेंट के अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई भी टैक्स, कॉन्करेंट के जो भी सब्जेक्ट्स है, मैटर्स है, उनके ऊपर टैक्स का प्रोविजन है ही नहीं, जीएसटी के एक्सेप्शन में। रेसिडुअरी टैक्सिंग पावर पार्लियामेंट के पास है अगेन। तो ये 18 है, स्टेट लिस्ट के जो भी मैटर्स हैं उनके ऊपर टैक्स सिर्फ सेंटर लगा सकती है, सॉरी स्टेट लगा सकती है, उनको कलेक्ट भी स्टेट करेगी, उनका पैसा भी स्टेट के पास ही जाएगा। और ये 18 है इन नंबर। दीज आर एंट्री 52, 55 एंड 56 ओमिटेड बाय 101 एक्ट ऑफ 2016। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स एंड रेफरेंस एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए। एंट्री 52, द एंट्रीज ऑफ टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द local areas for the consumption, use and sale therein. And entry 55, the taxes on advertisement other than the advertisement published in the newspaper, advertisement broadcast by radio or television were omitted by the 101 amendment act of 2016। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। These are land revenue, taxes on agriculture income। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। मैंने जब आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जब मैटर्स पढ़ाए थे तो ये बताया था कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो है पब्लिक ऑर्डर आता है, पुलिस आती है, पब्लिक हेल्थ आती है, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था, और प्रिजन, मार्केट जो है, गैम्बलिंग भी आता है, थिएटर भी आता है, मार्केटिंग भी आता है, फिशरीज, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब स्टेट के सब्जेक्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का हक है स्टेट गवर्नमेंट का। लैंड रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। एग्रीकल्चर लैंड पे, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स में, मिनरल राइट्स पे, अल्कोहलिक लिक्वर पे मतलब शराब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। नार्कोटिक्स, ड्रग्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, टोल्स हो गया, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सब हो गया। एंटरटेनमेंट के टैक्स हो गए। कलेक्शन बाय पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड रीजनल काउंसिल। स्टैम्प ड्यूटी होगी, स्टैम्प ड्यूटी तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी। तो ये सारे वो लिस्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करती है, उसके पैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू, मतलब वो पैसा, वो इनकम जो टैक्स के थ्रू आ रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स से हटकर भी थोड़े ऐसे सोर्सेज है गवर्नमेंट के लिए जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो वैसे वो हो गए टैक्स से आने वाले पैसे को छोड़कर जो दूसरे इनकम रेवेन्यूज़ होते हैं वो होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब दूसरी सोर्सेज से जो पैसा आता है वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। द सेंटर द रिसीव फ्रॉम द
फॉर्म्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंटर। तो नीचे कुछ रिसिप्ट है, कुछ सोर्सेज हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के मेजर सोर्सेज, मतलब नीचे जो रिसिप्ट हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है सेंटर के लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइजेस जो जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जिसमें जो सेंट्रली ओन्ड है, जिसमें ज़्यादातर शेयर सेंटर के, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। तो ये सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, मतलब वो सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, या फिर गवर्नमेंट की मोनोपोली ना रहने के बावजूद भी गवर्नमेंट डोमिनेटिंग फील्ड्स हैं, वो एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट चला रही है। एस्टीट एंड लैब्स। एस्टीट एंड लैब्स मतलब इफ़, अगर एक स्टेटमेंट है इफ़ इट बिलोंग्स टू नन इट बिलोंग्स टू द स्टेट, मतलब वो प्रॉपर्टी जो जिसके ऊपर किसी का भी लीगल क्लेम नहीं है। अब सपोज कीजिए एक फैमिली, एक कपल था, उस कपल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन उसके कोई एक ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, उनको कोई भी ऑफस्प्रिंग या फिर लीगल हेयर नहीं था। अब वो दोनों कपल की डेथ हो गई, उसके बाद कोई भी उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, या फिर उन्हें कोई भी एक विल बनाकर किसी के नाम पर नहीं किया, तो अब वो प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का भी क्लेम नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी जो है किसी को भी बिलोंग नहीं करती। अगर इफ़ इट बिलोंग्स टू नन इट बिलोंग्स टू द स्टेट, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी किसी को भी बिलोंग नहीं करती है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। प्रॉपर्टी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट व्हेन देयर इज नो लीगल एक्वायरर। अगर वो प्रॉपर्टी का कोई भी एक लीगल एक्वायर करने वाला नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये होता है एस्टेट एंड लैब्स। अदर्स, ये बहुत सारे ये ऐसे सोर्सेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स इनकम है। The states, the receipts from the following are the major sources of non-tax revenue for the states: irrigation, forest, fisheries, state public sector enterprises, estates and labs and others. अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी नीचे जो सोर्सेज दिए गए हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि नॉन टैक्स इनकम, मतलब जो टैक्सेस को छोड़ के जो इनकम आती है वो जनरेट करते हैं। इरिगेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो स्टेट के हैं। अभी मैंने बताया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब वो एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के थ्रू ओन है, या फिर गवर्नमेंट की मोनोपोली है उस फील्ड में, या फिर मोनोपोली नहीं रहने के बावजूद भी डोमिनेंस है गवर्नमेंट का, और वो एंटरप्राइजेस जिससे गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है। और एस्टेट एंड लैब्स अभी बताया था, एस्टेट एंड लैब्स और अदर्स, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस है। ग्रांट्स एंड एड टू द स्टेट्स। Beside the sharing of the taxes between the center and the state, the constitution provides for the grants and aids to the state from the central resources। मतलब एक तो हो गया टैक्स का पैसा शेयर करना, इससे हटकर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो स्टेट है उसको थोड़े ग्रांट्स इन एड, मतलब जब ज़रूरत है तो फाइनेंशियल हेल्प की जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेज, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स इन एड, दैट इज स्टैट्यूटरी ग्रांट्स एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो दो तरीके की ग्रांट्स इन एड्स होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स नाम से ही मालूम कर रहा है, स्टैट्यूटरी मतलब जब पार्लियामेंट लॉ पास करेगी तब दिया जाएगा ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स मतलब अपनी एक कॉमन सेंस से जब समझ में आ रहा है कि ज़रूरत है ग्रांट्स देने की तब। अब डिटेल में देखते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। आर्टिकल 275 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट्स टू द स्टेट विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट। तो आर्टिकल 275 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ताकत देता है कि पार्लियामेंट ग्रांट्स कर सकता है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियली असिस्ट कर सकता है उन स्टेट को जिनको ज़रूरत है, फाइनेंशियली जो स्टेबल नहीं है, जिनको या फिर पैसों की ज़रूरत है। हर एक स्टेट को नहीं देगा, जिस स्टेट को ज़रूरत है तभी उसको ही दिया जाएगा। ऑल्सो डिफरेंट सम मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट को अलग अलग पैसा दिया जाए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेटों को इक्वली पैसा दिया जाए, जिसकी जितनी ज़रूरत है वो हिसाब से पैसा दिया जाएगा। दिस सम आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवरी ईयर। तो ये पैसा किस में से निकाल कर दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द जनरल प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। तो अब ये तो हो गया जनरल ग्रांट्स। इससे हटकर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि पार्लियामेंट जो है वो स्पेसिफिक ग्रांट्स भी दे सकती है। मतलब ग्रांट्स दे दिया आपने, पैसा दे दिया स्टेट को और स्पेसिफाई कर दिया कि ये पैसा जो है आप इन मैटर्स पर खर्चा करिए, मतलब स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक ग्रांट्स। कोई पैसा देकर ये बता दिया कि ये पैसा इस पर स्पेसिफिकली आप इस पर खर्चा कीजिए। और जनरली ये पैसा किस लिए दिया जाता है? वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं स्टेट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। असम स्टेट भी इंक्लूड किया गया है। Statutory grants under Article 275, both general and specific, are given to the states on the recommendation of Finance Commission। मतलब statutory grants किस में दिए जाते हैं? अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और statutory grants में दो तरीके के grants आते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और ये दोनों देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको देता है? स्टेट्स को देता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। आर्टिकल 275 के अंदर आता है ये सब, स्पेसिफिक ग्रांट, जनरल ग्रांट्स। और किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे।
Discretionary grants. The Article 282 empowers both center and the state to make any grants for the public purpose, even if it is not in their respective legislative competence. Under this provision, the center can make grants to the states. तो आर्टिकल 282 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 282 ये ताकत देता है सेंटर को भी और स्टेट को भी, दोनों के पास ये ताकत है कि वो ग्रांट्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए। पब्लिक पर्पस हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जो अल्टीमेटली लोगों के वेलफेयर के लिए है, इवन इफ इट इज़ नॉट इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, मतलब कुछ मैटर्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि ये लॉ, ये मैटर्स पर, ये सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और उनके ऊपर टैक्स लगाने की ताकत भी, ये सब डिवाइड किया गया है। अगर अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए ग्रांट नहीं दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है, भले ही वो सेंट्रल लिस्ट का सेंटर जो लेजिस्लेटिव जिन मैटर्स पर बनाता है उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं आता है, फिर भी जो सेंटर है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रांट्स दे सकती है। आपकी जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, मतलब आप जिस सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट करते हो, जिन मैटर्स पर लेजिस्लेटिव लॉज बनाते हो, वो उसमें वो सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप ग्रांट्स दे सकते हो उन सब्जेक्ट के ऊपर। अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक ग्रांट्स टू द स्टेट, और ऑब्वियसली इस प्रोविजन के अंदर सेंटर देगा ग्रांट्स किसको? स्टेट को। These grants are also known as discretionary grants. The reason being that the center is under no obligation to give these grants and matter lies within its discretion. तो इस ग्रांट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी कहते हैं। ये रीज़न ये है कि सेंटर जो है इसके ऊपर कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है ये ग्रांट्स देने के लिए, और ये जो पूरा मैटर है सेंटर के डिस्क्रिशन पे, मतलब सेंटर की मर्जी है, वो अपने हिसाब से, अपनी कॉमन सेंस पे, सिचुएशन के हिसाब से वो ये ग्रांट्स को देगा। दीज ग्रांट्स हैव टू फोल्ड पर्पस। ये जो ग्रांट्स है इसके दो मेन पर्पस हैं, टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली एंड टू फुलफिल द प्लान टारगेट्स। तो जो स्टेट्स हैं उनको फाइनेंशियली पैसों के थ्रू हेल्प किया जाए, और जो उनके टारगेट्स थे, जो उन्होंने प्लान किया था, उनको फुलफिल किया जाए। एंड गिव सम लेवरेजेस टू द सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट द स्टेट एक्शन टू इफेक्चुएट द नेशनल प्लान्स। और इससे क्या होगा, सेंटर की जो पोजीशन है वो एक बढ़ जाएगी, और जो सेंटर का इन्फ्लुएंस है, सेंटर की, अब सेंटर अगर ग्रांट दे रहा है स्टेट्स को, तो सेंटर जो है, सेंटर का एक सुपीरियर पोजीशन आ जाएगी, और सेंटर जो है इन्फ्लुएंस कर पाएगा और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगा, जिससे जो नेशनल प्लान है, अब ओवरऑल अगर सेंटर को उसका कोई एक नेशनल प्लान है, एक गोल है, तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए अल्टीमेटली उसे स्टेट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो जिससे सेंटर जो है स्टेट को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट सही तरीके से कर पाएगा, और जिससे जो उसका नेशनल प्लान है, जो गोल है, वो अकम्प्लिश पूरा हो पाएगा। Other grants. The Constitution also provided for the third type of grants in it, but for a temporary period. तो Constitution के अंदर कुछ provisions ऐसे भी हैं जो तीसरे टाइप का grants in aid देते हैं, और ये temporary है, permanent नहीं है, कुछ specific period के लिए हो सकता है। This provision was made for the grants in lieu export duties on the jute and jute products to the states of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal. तो ये प्रोविजन किस लिए लाया गया था? ग्रांट्स के लिए लाया गया था। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑफ जूट्स और जूट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और स्पेसिफिकली असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए था। दीज ग्रांट्स वेर टू बी गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ग्रांट कब तक दिए गए थे? 10 साल तक दिए गए थे, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, 1960 तक ये ग्रांट्स दिए गए थे। दीज सम्स वेर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वेर मेड टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये पैसा किससे निकाल कर दिया जा रहा था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जा रहा था। ऑब्वियसली सेंटर दे रही है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही देगी, और स्टेट्स को दिया जा रहा था। कौन से स्टेट को? असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को दिया जा रहा था। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। GST Council, that is Goods and Service Tax Council. The smooth and efficient administration of goods and service tax requires a cooperation and coordination between the center and the states. अगर GST गुड्स और सर्विस टैक्स का सही से एडमिनिस्ट्रेशन होना है, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होना है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना है, तो उसके लिए कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है सेंटर और स्टेट्स का। In order to facilitate these consultation process, 101 Amendment Act of 2016 provides for the establishment of Goods and Service Tax Council, that is, or the GST Council. तो 101 Amendment Act of 2016 के थ्रू GST भी आया था, GST आया था 101 Amendment Act of 2016 के थ्रू। उसके ही थ्रू जो है GST काउंसिल को बनाया गया था। इस कंसल्टेशन, मतलब GST काउंसिल का मेन पर्पस था कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनाया रखे, और GST के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बनाया गया था GST काउंसिल। आर्टिकल 279A, तो आर्टिकल 279A जोड़ा गया था। आर्टिकल 279A empowers the president to constitute GST council by an order. Article 279A sub clause 1 notes and references देखिए, says that the president shall within the 6 days from the commencement of the constitution 101st Amendment Act of 2016 by order constitute a council to be called as Goods and Service Tax Council. तो
आर्टिकल 279A जोड़ा गया था, जिसने पावर दी प्रेसिडेंट को कि वो जीएसटी काउंसिल जो है बना सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं उनके ऑर्डर से। तो आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट इस 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के कमेंसमेंट मतलब लागू होने के 6 दिन के अंदर 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर मतलब 2 महीने के अंदर अंदर एक काउंसिल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। द काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब सेंटर के भी मेंबर्स होंगे, स्टेट के भी मेंबर्स होंगे, दोनों जॉइंट सेटिंग होगी। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो जीएसटी काउंसिल का क्या काम है, वो रिकमेंडेशंस देगा सेंटर को और स्टेट को, किन किन मैटर्स पर, नीचे दिए गए मैटर्स पर। द टैक्सेस एंड सेल्स एंड सरचार्जेस लेविड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज दैट वुड मर्ज इन द जीएसटी। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको जीएसटी के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट ड्यूटीज, इन सबको अपने अंदर ले लिया था, मर्ज कर लिया था, मतलब इन सबको हटा के इनको रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया था। अब इतने सारे जो सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये सब सिटीजन्स को पे करना नहीं होगा, इसके बदले में बस एक ही टैक्स रेजिम जीएसटी पे करिए। मतलब जीएसटी ने इन सबको अपने अंदर ले लिया था, मर्ज कर लिया था। तो कौन से टैक्सेस होंगे, कौन से सेस होंगे, कौन से सरचार्ज होंगे, सरचार्जेस मतलब वो टैक्स जो टैक्स के ऊपर लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, मतलब सरचार्ज तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो वो सारे टैक्सेस सरचार्जेस सेस जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लोकल बॉडीज लगाते हैं, कौन कौन से होंगे जो जीएसटी के अंदर मर्ज होने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट टू द जीएसटी और एग्जेप्टेड फ्रॉम द जीएसटी। और जीएसटी काउंसिल ये भी बताएगी कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज जो है जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा और जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगेगा, वो भी बताएगी जीएसटी काउंसिल। मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट, apportionment of the GST levied on the supplies in the course of the interstate trade or commerce and the principle that governs the place of supply। मतलब जीएसटी के क्या क्या लॉज होंगे, कौन कौन जीएसटी को लगा सकता है, कि कितना जीएसटी का शेयर किसके पास क्या जाएगा, मतलब जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जीएसटी काउंसिल करेगा। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब वो लिमिट, अगर टर्नओवर कोई भी एक एंटरप्राइज का टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा होगा, तो इस लिमिट्स के अंदर होगा, तो उन गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। मतलब वो लिमिट जिसके अंदर अगर टर्नओवर रह रहा है तो गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर वो उसको क्रॉस कराए तो जीएसटी लगेगा, वो लिमिट भी जीएसटी काउंसिल ही प्रिस्क्राइब करेगी। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद द बैंड्स ऑफ जीएसटी, मतलब वो रेट्स, फ्लोर रेट्स, वो सब जीएसटी काउंसिल ही डिटरमाइन करेगी। एनी स्पेशल रेट्स और रेट्स टू बी स्पेसिफाइड पीरियड फॉर रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एन नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजास्टर। अगर कोई अबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, डिजास्टर आ गया, तो रेट्स में चेंजेस क्या होंगे, एडिशनल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए रेट्स को क्या किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, ये सब भी जीएसटी काउंसिल बताएगी।